अस्सलाम वालेकुम। आज हम ENG 518 के हैंडआउट से लेसन नंबर 8 के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये हमारा एक्सप्लेनर बेसिकली एक अल्टीमेट गाइड है प्राइमरी रिसर्च ढूंढने के हवाले से। अगर आप अपने थीसिस या प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ढूंढते ढूंढते कंप्लीटली थक चुके हैं तो यू नो व्हाट, ये सेशन एग्जैक्टली आपके लिए ही है। लेट्स डाइव इनटू दिस एकेडमिक ट्रेजर हंट और देखते हैं कि जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो अपने रिसर्च के लिए ऑथेंटिक डेटा आखिर कहाँ से निकालते हैं। हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? आपको एक बेहतरीन रिसर्च टॉपिक तो मिल गया, यू हैव दिस अमेजिंग आइडिया, पर एक्चुअल प्राइमरी डेटा कहाँ से ढूंढे? ऑनेस्टली समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे किसी मेज़ या भूल भुलैया में खो गए हैं। लेकिन फिक्र बिल्कुल मत करें, आज हम इस मेज़ को कम्प्लीटली डिकोड करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल डेटा इफेक्टिवली कहाँ छुपा होता है। Alright, so let's start with number 1, exploring research databases. आपको पूरे इंटरनेट पर ब्लाइंडली सर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी हमारे लिए प्रॉपर मैप्स क्रिएट कर दिए हैं, जिन्हें हम डेटाबेसेस कहते हैं। ये डेटाबेसेस ना आपकी सबसे पहले और रिलायबल ठिकाने हैं। ये मेजर एकेडमिक डेटाबेसेस आपके टॉपिक्स को स्पेसिफिकली कीवर्ड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको यहाँ एजुकेशनल इंडेक्स, MLA, APA और सोशल साइंस इंडेक्स जैसे मैसिव स्टोर हाउसेज मिलेंगे। और हाँ, JSTOR तो एक ऐसी कमाल की डेटाबेस है जहां आपको लिटरली 1800s तक की पुरानी रिसर्च मिल सकती है। इन डेटाबेसेस को यूज करने का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स बिना किसी डायरेक्शन के अपना प्रेशियस वक्त ज़ाया ना करें। अगर इतनी सारी ऑप्शंस देखकर आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो सिंपली अपना एक एसेंशियल सर्च टूलकिट बना लें। जब भी प्राइमरी रिसर्च स्टार्ट करें, इन 3 प्लेटफॉर्म्स को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ लें। नंबर 1, eric.ed.gov, जो एजुकेशनल रिसर्च के लिए लिटरली एक गोल्ड माइन है। नंबर 2, JSTOR, जो एकेडमिक जर्नल्स की एक मैसिव लाइब्रेरी है। और नंबर 3, गूगल स्कॉलर। बस इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने रिसर्च क्वेश्चन के स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालें एंड बूम, ऑथेंटिक एकेडमिक गोल्ड आपके सामने होगा। Moving on to number 2, position papers versus primary research. यहाँ 1 मिनट रुकिए। रिसर्च की दुनिया में हमें ना फूल्स गोल्ड से लाजमी बचना है, यानी ऐसा मटेरियल जो दिखने में तो रिसर्च लगता है पर असल में होता नहीं। पोजीशन पेपर्स बेसिकली किसी ऑथर का एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू या इंटेंशन आउटलाइन करते हैं। ये नए हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए तो ग्रेट हैं, बट रिमेंबर दे डू नॉट इंक्लूड न्यू प्राइमरी डेटा, जबकि हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च ही वो वाहिद तरीका है जहां आपको एक्चुअल आंसर्स मिलते हैं। इसमें बिल्कुल नया डेटा होता है, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और आपको रियल सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करता है। And here is a massive academic trap जहां अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इसको ध्यान से समझें। सर्कुलर रीजनिंग से बचें। देखें, आपने एक पोजीशन पेपर पढ़ा और वहां से एक बेहतरीन हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप उस हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए वापस उसी पोजीशन पेपर का हवाला दे रहे हैं तो ये टोटली रॉन्ग है। आप अपनी ही बात को गोल गोल घुमा रहे हैं बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आपकी लिटरेचर रिव्यू और एक्चुअल आंसर्स के लिए आपको जेन्युइन प्राइमरी रिसर्च की ही जरूरत होगी। Let's jump to number 3, the bibliographic tactics. चलिए एक ऐसी टैक्टिक देखते हैं जिसे मैं ब्रेड क्रम टैक्टिक कहती हूँ। क्या आपने कभी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिसर्च पेपर पढ़कर सोचा है कि ऐसी और रिलेटेड रिसर्च आखिर कहाँ से मिलेगी? ये स्ट्रैटेजी सच में एक गेम चेंजर है। इसको सेमिनल स्टडी स्ट्रैटेजी कहते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक की एक सेमिनल स्टडी ढूंढें, यानी एक ऐसी बेंचमार्क स्टडी जो उस एरिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फिर देखें कि उस पेपर को कितनी दफ़ा साइट किया गया है। उसके बाद, और ये सबसे मज़े का पार्ट है, उस स्टडी के एंड में जो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफीज होती हैं उन्हें क्लोजली एनालाइज करें। वहाँ आपको दर्जनों और हाईली रेलेवेंट पेपर्स मिलेंगे। बस उन नए ऑथर्स और पेपर टाइटल्स को उठाएं और गूगल स्कॉलर में प्लग करें। आपके पास प्राइमरी रिसर्च का एक मैसिव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाएगा। And finally, number 4, identifying true primary research. So आपने डेटा और पेपर्स तो ढूंढ लिए, ट्रेजर तो मिल गया, राइट? पर क्या ये ट्रेजर एक्चुअली ऑथेंटिक है? हमारी ढूंढी हुई रिसर्च की वैलिडिटी को वेरीफाई करना इंतहाई ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, नॉट ऑल प्राइमरी रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इसलिए कि एक पेपर में टेबल्स और डेटा दिया गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो फील्ड का बेस्ट पेपर है। हमें हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को ढूंढना है। 2 ऐसे मैसिव क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जो एक रिसर्च पेपर को ट्रूली क्रेडिबल बनाते हैं। लेट्स लुक एट देम। पहला गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिकेटर है रेफरीड। इस टर्म का सिंपल मतलब ये है कि ये रिसर्च पब्लिश होने से पहले एक हायर एकेडमिक बॉडी यानी फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास थरो इवैल्यूएशन के लिए भेजी गई थी।
अगर एक पेपर रेफरीड जर्नल में पब्लिश हुआ है तो इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस लोगों ने उसकी मेथडोलॉजी और फाइंडिंग्स को डीपली चेक किया है और उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को ऑफिशियली अप्रूव किया है। और दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ब्लाइंड रिव्यू, जो एकेडमिक रिसर्च की ऑनेस्टी को इंश्योर करता है। ब्लाइंड रिव्यू एक ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है जिसमें ना तो रिव्यू करने वाले को पता होता है कि ये पेपर किस ऑथर का है और ना ही ऑथर को पता चलता है कि उनका पेपर कौन रिव्यू कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा एब्सोल्यूट जीरो बायस, कोई पर्सनल फेवर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं। ये प्रोसेस रिसर्च को इनक्रेडिबली ट्रस्टवर्दी बनाता है क्योंकि पेपर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर क्वालिटी और डेटा की बेस पर जज किया जाता है। अब आपके पास ENG 518 के लेसन 8 के मुताबिक एक मुकम्मल रोड मैप और पावरफुल टूल किट मौजूद है। डेटाबेसेस को स्मार्ट तरीके से यूज करें, बिब्लियोग्राफीज के जरिए अपने ब्रेड क्रम्स ट्रैक करें और हमेशा रेफरीड ब्लाइंड रिव्यू पेपर्स को अपना स्टैंडर्ड बनाएं। आखिर में मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपकी अगली असाइनमेंट एक टॉप नॉच पीयर रिव्यूड प्राइमरी रिसर्च पर बेस्ड होगी या आप अभी भी उन्हीं पोजीशन पेपर्स के ट्रैप में फंसे रहेंगे? द चॉइस इज एंटायरली योर्स। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। इन ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करें और अपनी एकेडमिक जर्नी को स्मूथली आगे बढ़ाएं। खुदा हाफिज।